नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर आयशा मारवा जो कि अभी बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी और किंग अभी उसके सिर पर अपना हाथ फेर रहे थे। यहाँ अब सावित्री किंग से कहती है, अच्छा हुआ किंग कि आपने समय पर दरवाजा तोड़ दिया इधर, वरना पता नहीं मैडम खुद के साथ क्या करती, क्योंकि देखिए ना मैडम की हालत क्या हो गई है। सावित्री की इस बात पर अब किंग कहते हैं, वैसे अभी ये स्टेबल है सावित्री और कुछ देर में अभी से होश भी आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि इसने टेंशन स्ट्रेस ज्यादा ले ली, इसकी वजह से ये बेहोश हो गई। और ये कहते हुए ही किंग अब अपनी जगह से उठकर जाने ही वाले थे कि तभी अब उन्हें एहसास होता है कि आयशा ने यहाँ पर बेहोशी में भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इधर अब तक दूसरी तरफ मारवा हाउस में भी अब तक अनिका शावर लेकर अपने रूम में आ जाती है और अब वो यहाँ पर अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगती है। और जैसे ही अनिका यहाँ पर अब अपने बालों को सुखा रही थी तो साथ के साथ अब वो यहाँ पर टाइम की तरफ भी देखती है। तो टाइम को देखकर अब अनिका यही सोचती है कि इतना वक्त हो गया है लेकिन अब तक मिस्टर मारवा आए क्यों नहीं, क्या उनका काम अभी तक हुआ नहीं। या अनिका अपनी ही सोच में थी कि तभी अब अनिका को एहसास होता है कि कोई उसके रूम के दरवाजे को नॉक कर रहा है। नॉक की आवाज को सुनकर अब अनिका अपने कदमों को दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है और वो अपने बालों में कोम भी साथ के साथ कर रही थी। इधर कुछ ही देर में दरवाजे को खोलने के बाद जब अनिका सामने देखती है तो वहां पर सामने सनी खड़ा हुआ था। सनी को इस समय यहाँ पर अपने दरवाजे के बाहर देखकर अनिका हैरान हो जाती है कि आखिर सनी इस समय यहाँ पर क्यों आया है। और अब वो सनी से कहती है, सनी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुम इस तरह से यहाँ पर कुछ काम था क्या सनी। अब यहाँ पर सनी जो कि अपनी अनिका की बातों को सुनकर अपनी छोटी छोटी आंखों से बस अनिका को ही देखे जा रहा था। और अब वो देखते हुए कहता है, भाभी भैया मीटिंग से घर आ गए। अब सनी की इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं सनी, तुम्हारे भैया अभी तक तो घर नहीं आए हैं, शायद उन्हें थोड़ा सा समय और लगेगा। इवन मेरी उनसे अब इसके बारे में कोई बात भी नहीं हुई है कि वो कब तक आने वाले हैं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो, और अगर तुम्हें अपने भैया से कुछ काम है तो तुम उसे कॉल भी तो कर सकते हो, अपने भैया से पूछो, क्योंकि देखो तुम शायद गलत पर्सन से ये सब पूछ रहे हो। अनिका की इस बात पर अब सनी कहता है, नहीं भाभी, मैं गलत पर्सन से नहीं बल्कि मैं ठीक पर्सन से बात कर रहा हूँ। देखो भैया ने ये सही नहीं किया। अब सनी की इस बात को सुनकर अब अनिका हैरानी से सनी को देखती और कहती है, क्या सही नहीं किया सनी, तुम कहना क्या चाहते हो। अब यहाँ पर अब सनी कहता है, आपको पता है उन भैया की वजह से मुक्ता मुझसे बात ही नहीं कर रही है, मुक्ता भी अब मुझसे नाराज हो गई है। क्या ये अच्छी बात है भाभी। अब यहाँ पर क्योंकि अनिका को अभी ये ध्यान ही नहीं था कि मुक्ता किस वजह से उससे नाराज हो गई है, इसलिए अब अनिका कहती है, लेकिन आपके भैया की वजह से मुक्ता क्यों नाराज हुई है, अब आपके भैया ने क्या किया। अब यहाँ पर अनिका की इस बात को सुनकर अब सनी कहता है, लाइक सीरियसली भाभी, आप ये मुझसे पूछ रही हैं, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। अरे आप इतनी कूल कैसे हो सकती हैं, यहाँ पर तो हम सबके पार्टनर नाराज हुए बैठे हैं, क्या आपको गुलेरिया परिवार में जो कुछ भी हुआ है वो कुछ भी पता नहीं है। अब जैसे ही सनी ने यहाँ पर गुलेरिया परिवार का नाम लिया तो यहाँ पर अनिका को अपने चारों ही भाइयों के मासूम से चेहरे जब वो वहाँ से आई थी वो सब उसे याद आते हैं। और अब अनिका को एकदम से याद आता है कि हाँ, उसके भाई भी इस सनी की तरह काफी उदास थे, क्योंकि उसकी भाभी अभी दरवाजा नहीं खोल रही थी। इसलिए अब सनी की इस बात को सुनकर अब अनिका अपने मन में सोचती है कि क्या सच में मुक्ता तक वो बात सच में पहुंच गई। इधर यहाँ पर
वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अब सनी कहता है, आप खुद ही बताओ भाभी, अगर भैया को आपके लिए कुछ स्पेशल करना ही था तो वो इसे अकेले भी तो कर सकते थे। अरे उन्हें इस तरह से सबके सामने करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि देखिए उन्होंने आपके लिए सबके सामने किया और यहाँ पर मुसीबत हम सब पर आ गई। अब सनी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, अरे अरे नहीं नहीं सनी, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा करो, तुम एक काम करो, पहले अंदर आओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। देखो ये कहते इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब सनी कहता है, नहीं नहीं भाभी, मैं अंदर नहीं आऊंगा, आपको मेरे सवाल का जवाब अभी के अभी देना होगा। देखो मैं पहले ही काफी अपसेट हूँ क्योंकि मुक्ता मुझसे बात ही नहीं कर रही है, और पता है भाभी, मेरे पास तो ओमकार का भी कॉल आया था। जो हाल यहाँ पर मेरा हो रहा है वही सेम ओमकार का हो रहा है, क्योंकि प्रीति भी ओमकार से बात नहीं कर रही है। अब यहाँ पर सनी की इस बात पर अनिका कहती है, सनी देखो, मिस्टर मारवा का इंटेंशन सबके सामने मेरे लिए कुछ स्पेशल करने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये सब तो सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट वो तो ये कोशिश कर रहे थे कि वो मुझे हमारे रूम में ये सरप्राइज देंगे, क्योंकि वो हमारे रूम में ही उस मिल्क केक को लेकर आने वाले थे। लेकिन वो क्या है ना कि उनके साथ भी वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। वो एक्चुअल में क्या हुआ कि वहाँ पर मेरे पापा भी पहुँच गए और फिर उन्होंने दोबारा से उसे बनाया था, क्योंकि सारी कहानी मैं तुम्हें बताती हूँ, ये कहते हुए ही अनिका अब सनी को यहाँ पर सारी की सारी बातें बताने लग जाती है और अब कहती है, यहाँ पर पापा से कोई कांटेक्ट ना होने की वजह से गुलेरिया हाउस में सभी परेशान हो गए थे सनी, और इसी वजह से सब वहाँ पर एकत्रित भी हो गए थे। इसलिए ये बात ऐसे सबके सामने खुली, क्योंकि जब पापा वहाँ पर गुलेरिया हाउस में आए तो उस समय मिस्टर मारवा भी उनके साथ ही गुलेरिया हाउस में आए थे, और क्योंकि पापा की वजह से सब वहाँ पर एकत्रित थे तो किसी ने भी खाना ढंग से नहीं खाया था। तो जब उनके हाथ में वो सब पार्सल देखे तो उसके बाद ही सबने डिसाइड किया कि क्यों ना सभी को ये खिलाया जाए। अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर अब सनी कहता है, देखो भाभी, मैं आपकी बातों पर यकीन तो कर रहा हूँ, इवन मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ भी है भैया को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं मानता हूं कि भैया का इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि हमारे पार्टनर भी हमारे से नाराज हो जाएं। लेकिन तो आप खुद ही देखिए, सच तो ये है कि उनके इस काम की वजह से अब मुसीबत हमें झेलनी पड़ रही है। अब देखो मुक्ता मुझसे बात नहीं कर रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे भाभी, मुझे तो अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं मुक्ता को मनाऊं तो मनाऊं कैसे। और ये कहते हुए ही सनी अब अपने पैरों को पटक कर गुस्से से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। और यहाँ अनिका तो बस सनी को जाते हुए देखती ही रह गई थी। यहाँ इससे पहले कि अनिका अपने रूम में फिर से वापस जाती कि तभी उसके किसी के चलने की आवाज आती है। इधर जैसे ही वो उस दिशा की तरफ देखती है तो सामने से रोहित ही आ रहा था। उसे इस तरह से आता हुआ देखकर अब अनिका अपने रूम में आकर अरोमा कैंडल्स को जलाने लगती है। वैसे तो अनिका का रूम वैसे ही काफी अच्छा था, जैसे कि बच्चों ने डेकोरेट किया था, क्योंकि पिछली रात बच्चों ने अनिका और रोहित के लिए काफी कुछ मेहनत की हुई थी। और क्योंकि रोहित पिछली रात आया भी नहीं था और आज सुबह तो अनिका भी खुद गुलेरिया हाउस में चली गई थी, तो इसलिए इनका कमरा एज इट इज था। जो थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो गई थी अनिका उन्हें बिल्कुल परफेक्ट कर लेती है, ताकि जब रोहित इस कमरे में आए तो वो यहाँ पर उसे भी अपने बच्चों की उन दोनों के लिए की हुई मेहनत साफ साफ दिखाई दे। और अब यहाँ पर ये सब ठीक करने के बाद जल्दी से वो अब जाकर अपने बेड पर बैठकर अब दरवाजे की तरफ देखने लगती हैं कि आखिर रोहित मिस्टर मारवा को इस दरवाजे को खोलेंगे। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही सामने से दरवाजा खुला तो रोहित के ऊपर अब यहाँ पर अचानक से फूलों की बारिश होने लगती है। अपने ऊपर इस तरह से फूलों की पंखुड़ियों को गिरता हुआ देखकर अब रोहित हैरान हो जाता है, और क्योंकि उसे सच में ये लगा था क्या सच में अनिका उसके लिए कुछ ऐसा कर सकती है, क्योंकि रोहित को अनिका से ये सब एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और इधर वो जैसे ही वो अब अपने रूम के अंदर आता है तो अब वो अपने रूम को इस तरह से डेकोरेट देखकर तो अब वो अनिका से कहता है, ये सब क्या है अनिका, लाइक सीरियसली ये सब कुछ क्या तुमने किया है या किसी और ने? वैसे किसने किया है अनिका?
अब रोहित की इस बात पर अब अनिका अपनी जगह से उठकर अब रोहित के पास आकर कहती है, पहले आप फ्रेश हो जाइए मिस्टर मारवा, मैं खाना मंगवाती हूँ। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है ठीक है, और यहाँ पर ये कहने के बाद अनिका अब अपने रूम से बाहर निकलकर किचन की तरफ जाने लगती है। तो वहीं रोहित अब बड़े ही ध्यान से इस पूरे के पूरे ही रूम को देखने लगता है। इधर पूरे रूम को अच्छी तरह से देखने के बाद अब वो कबर्ड को खोलकर अपने कपड़ों को निकालकर पहले शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अनिका भी यहाँ पर किचन में खाने के लिए कहने ही जा रही थी कि तभी उसे निखिल के कमरे से गुस्से में बाहर निकल रही भूमिका दिखाई देती है। भूमिका को देखकर ऐसा साफ साफ पता लग रहा था कि भूमिका सच में बहुत गुस्से में है। अब भूमिका को इस तरह से गुस्से में देखकर अब अनिका अपने मन में ही कहती है अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मिस्टर मारवा का इंटेंशन तो ये सब बिल्कुल भी नहीं था कि हमारी वजह से किसी और के रिश्ते में किसी भी तरह की दरार या किसी भी तरह का गुस्सा या नफरत आए। लेकिन सच में हालात तो कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सभी अब मिस्टर मारवा को ही गलत समझ रहे होंगे कि आखिर मिस्टर मारवा की वजह से इन सब के साथ ये सब हो रहा है। एक तरफ गुलेरिया हाउस में मेरे चारों के चारों भाई, और अभी जो सनी भी कह के गया है, और अब भूमिका को ही देख लो। भूमिका भी यहाँ पर गुस्से में नहीं जा रही है। जरूर इसका रीजन भी यही होगा जो मिस्टर मारवा ने मिल्क केक लेकर आए हैं। लेकिन मैं भी ने क्या बताऊं कि खुद मिस्टर मारवा को वो केक मुझे रूम में ही देने वाले थे। अगर मैं इन्हें ये सब बताऊंगी भी तो अब तो ये लोग मेरी बात पर पता नहीं विश्वास भी करेंगे या नहीं। जिस तरह से सनी मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सच बात तो यही है। लेकिन हालात ही अब कुछ ऐसे हो गए थे। अब मैं इन्हें क्या बताऊं। या अनिका को ये सब देखकर अब काफ़ी अनिका परेशान भी हो गई थी। उसे अब इन सब के लिए काफ़ी बुरा भी लग रहा था, लेकिन क्योंकि अब अनिका भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, वो किस के पास जाकर मिस्टर मारवा को जस्टिफाई करती। इधर अनिका अब किचन में जाकर अपने लिए और रोहित के लिए अब सर्विंग बाउल में खाना निकाल रही थी, और उसके बाद अब वो उसे एक थाली में रखकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। और अब वो जाते हुए भी अपने मन में सोचती है कि आज मिस्टर मारवा को वो गाउन वाली बात भी बता दूंगी, क्योंकि मैं मिस्टर मारवा से ये सब कुछ नहीं छिपा सकती हूँ। अरे वो कितनी शिद्दत के साथ मेरे लिए हर एक ड्रेस को डिजाइन कराते हैं, इसलिए मुझे अब मिस्टर मारवा से ये सब नहीं बताना चाहिए, ये सब नहीं छुपाना चाहिए। और ये कहते हुए ही अनिका एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। अनिका जैसे भी यहाँ पर एलिवेटर की तरफ बढ़ती है, तभी वो देखती है कि यहाँ पर हंसराज मारवा और पंकज मारवा दादी माँ के रूम की तरफ जा रहे थे। उन्हें इस तरह से जाता देखकर अब अपने अनिका अपने मन में सोच रही थी कि अगर इस बार इन लोगों ने माँ के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश की ना, तो इस बार ये लोग सिर्फ घर से ही नहीं जाएंगे बल्कि मारवा खानदान की प्रॉपर्टी से भी जाएंगे। बस बहुत हो गया है इन दोनों का। इन लोगों ने पहले ही माँ के खिलाफ बहुत कुछ साजिशें कर ली है, लेकिन अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। इन दोनों का पानी सिर से ऊपर उठ गया है। अब ये सब बर्दाश्त से करना बाहर है, क्योंकि अनिका को भी इन सब बातों के बारे में पता नहीं था जो उस रात अनिका को पता चला था कि किस तरह से हंसराज और पंकज मारवा ने आयशा को बदनाम करने के लिए आयशा से हंसराज की शादी ना हो, इसलिए आयशा को मारने तक की प्लानिंग की थी। उस रात अनिका को भी ये सुनकर इन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस समय अनिका के लिए रोहित मारवा को संभालना, उसके लिए कुछ करना, ये सब ज्यादा मायने रखता था। लेकिन अब इन दोनों को देखकर अनिका का खून खोल रहा था, लेकिन यहाँ पर रिश्तों की वजह से अनिका अब चुप थी। यहाँ ये सब सोचकर अनिका अब अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसके कानों में अब आवाज आती है, क्या हुआ है बेटा, आप ऐसे क्यों खड़ी हुई हैं? अब अनिका के कानों में जैसे ही ये आवाज आई, तो इस आवाज को सुनकर अब अनिका उस तरफ देखती है तो वहां पर धनंजय खड़ा हुआ था। इधर धनंजय पापा को देखकर अब अनिका कहती है, पापा आप यहाँ पर, वो भी इस समय। अब अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ बेटा, ये मेरा घर है ना, तो मैं तो इस समय यहाँ पर हो ही सकता हूँ। क्यों, क्या मुझे इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए था?
अब धनंजय की इस बात पर अनिका कहती है, अरे नहीं नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे लगा कि आप शायद पापा के साथ गुलेरिया हाउस में ही रुक जाएंगे, तो बस मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल कर दिया। वैसे ये आपका घर है, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ रह सकते हैं, जा सकते हैं। अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे नहीं बेटा, सोचा कि माँ से मिल लूं और उनसे कहूं कि वो रोहित से बात करे। अब आपको तो पता ही है ना बेटा कि उस रात के बाद माँ रोहित से नजरें भी नहीं मिला पा रही है, क्योंकि उस रात के बाद से ही माँ अपने गिल्ट में ही जिए जा रही है। तो मैंने यही सोचा कि मुझे रोहित से इसके बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि रोहित जब खुद माँ से बात करेगा तो शायद उन्हें भी थोड़ा सा ठीक लगे। वैसे कुछ बातों को तो नकारा नहीं जा सकता है नानी का, क्योंकि देखो आयशा जब वहाँ पर अपने उस किला में रहने के लिए चली गई थी तब माँ ने ही तो रोहित की परवरिश की थी, इसलिए उनका भी रोहित के ऊपर हक पड़ता है। हाँ, कुछ चीजें गलत हो गई हैं, लेकिन उन चीजों को हमें ही तो ठीक करना पड़ेगा ना। अगर हम सब एक दूसरे से ऐसे ही बैठे रहेंगे तो ऐसे तो रिश्ते नहीं चलने वाले। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार रोहित से इसके बारे में बात कर लूं। पता है अनिका, जब बच्चे यहाँ पर मारवा हाउस में आए थे ना, तो बच्चे अपनी बड़ी दादी माँ से मिलने के लिए उनके रूम में भी गए थे। और पता है जब माँ ने आर्यन को देखा, तो क्योंकि आर्यन में माँ की जान बसती है, तीनों ही बच्चों में सबसे ज्यादा वो आर्यन को प्यार करती है, क्योंकि आर्यन बचपन से ही उनके साथ रहा है। तो आर्यन को गले से लगाकर माँ फूट फूट कर रो रही थी। अब ये इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, पापा वो अभी हंसराज मारवा और पंकज मारवा दादी माँ के रूम में गए हैं। कहीं वो फिर से अब आयशा माँ के बारे में कुछ अनाप शनाप ना कहें। देखो पापा, अगर उन्होंने अब की बार ऐसा कुछ भी कहा तो वो बर्दाश्त से बाहर होगा। अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अनिका आप चिंता मत कीजिए बेटा, आप जाकर अपना डिनर कीजिए। इस मैटर को मैं अच्छी तरह से संभालता हूँ। इस बार मैं इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर इस बार इन्होंने फिर से अपनी वही गंदी साजिशें करने की कोशिश की तो। इधर धनंजय पीरामल की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है पापा। और यहाँ पर ये कहते हुए ही अनिका एलिवेटर से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं धनंजय पीरामल भी अब अनिका के जाने के बाद अब अपने मन में कहते हैं, इस बार मैं इन दोनों को आयशा के खिलाफ माँ के मन में फिर से कोई भी जहर नहीं घोलने दूंगा, क्योंकि माँ के मुंह से ये जितना भी जहर निकल रहा था ये सब इन दोनों का ही किया धरा था, क्योंकि इन्होंने ही शायद माँ के अंदर इतना जहर भर डाला, शायद आयशा के नाम का माँ के अंदर इतना जहर भर डाला था कि वो माँ जो कभी आयशा के लिए इतना गलत नहीं बोलती थी, वो उन्हें इतना गलत समझ रही थी। यही सब सोचकर अब वो सुहासिनी मारवा के रूम की तरफ जाने लगते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वाकई में पंकज और हंसराज फिर से आयशा के बारे में ही वहाँ पर कुछ कहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित भी शावर लेकर अपने रूम में वापस आ जाता है, और अपने रूम में आने के बाद वो भी अपने बालों में कोम कर रहा था कि तभी उसने देखा कि अनिका यहाँ पर खाना लेकर उन दोनों के लिए खाना लेकर आ रही थी। उसे ऐसे देखकर अब रोहित कहता है, अनिका मैं मेरे गुलेरिया हाउस से जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, सब कुछ तो ठीक है। वैसे आप किस बारे में ये पूछ रहे हैं? यहाँ पर अनिका ये कहते हुए ही अब टेबल पर उन सर्विंग बाउल को रख रही थी। तो वहीं रोहित भी अब उन्हें रखने में अब अनिका की हेल्प करने लगता है। इसके बाद वो दोनों अब यहाँ पर सोफे पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर रोहित अब अनिका की प्लेट में फूड को एक पोर्शन में डाल रहा था, और उसके बाद अब वो अपनी प्लेट में अपने लिए खाना डालता है, और वो दोनों अब अपने अपने मील को एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर कुछ ही देर के बाद अब जब इनका यहाँ पर दोनों का हल्की फुल्की बातों के साथ अब अपना मील फिनिश होता है, तो अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, वो क्या है ना कि मुझे आपको कुछ बताना है। यहाँ अनिका ने ये कहा ही था कि तभी अब अनिका का फ़ोन रिंग करने लगता है। अब अनिका के कानों में जैसे ही उसके फ़ोन के बजने की आवाज़ गई, तब अनिका उठकर टेबल से अपना फ़ोन उठाकर जब स्क्रीन पर देखती है तो उसे एनी फ़ोन कर रही थी।
अब अपने फ़ोन पर एनी का नंबर देखकर अब अनिका जल्दी से फ़ोन को रिसीव करती है और वो हेलो कहती है तो सामने से अब अनिका को आवाज़ आती है, मैडम मैडम आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। अब एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या हुआ है एनी, सब ठीक तो है ना, तुम इस तरह से क्यों हड़बड़ा रही हो। इस बात पर एनी कहती है, मैडम बस आप अभी यहाँ पर आ जाइए, इसके बाद ही मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है एनी, मैं बस अभी आती हूँ। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो अब यहाँ पर रोहित, जो कि अभी अनिका और एनी की बातों को सुन रहा था, अब रोहित अनिका की बातों को सुनकर कहता है, क्या हुआ है अनिका, सब ठीक तो है ना, एनी क्या कह रही थी। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवा, जरूर कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तो एनी ने मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द लैब में बुलाया है, इसलिए मैं बस एक बार जल्दी से लैब में जाती हूँ। पता नहीं वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई होगी। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, डोंट वरी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। अब ये सुनते ही अनिका कहती है, अरे नहीं मिस्टर मारवा, आप पहले से ही काफ़ी थके हुए हैं, आपने पहले ही पिछली रात से ही आराम नहीं किया है, इसलिए आप यहीं रुकिए, मैं बस अभी नीचे देख कर आती हूँ। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, आर यू श्योर अनिका। तब अब अनिका कहती है, यस मिस्टर मारवा, डेफिनेटली श्योर, इसलिए आप अभी थोड़ा सा आराम कीजिए, तब तक मैं यूँ गई और यूँ आई। अब अनिका की इस बात को सुनकर रोहित कहता है, ठीक है अनिका। और यहाँ पर इतना कहने के बाद अनिका भी अब वहाँ से अपना फ़ोन उठाकर सीधा ही बाथरूम से होते हुए सीक्रेट लैब की तरफ जाने लगती है। तो वहीं रोहित अभी अपने फ़ोन से अब सर्वेंट को कॉल करके कहता है कि वो उसके रूम में आकर ये सभी प्लेट्स को ले जाए, क्योंकि अब तक यहाँ पर दोनों का मील फिनिश हो गया था, इसलिए वो सर्वेंट को इन्हें कलेक्ट करने के लिए बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ इधर दादी माँ के कमरे में भी अब धनंजय पीरामल पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पर जाने के बाद अब कहते हैं, क्या हुआ है हंसराज, तुम खामोश क्यों हो, तुम माँ को आयशा की कौन सी सच्चाई बताना चाहते हो। क्योंकि जब यहाँ पर धनंजय कमरे में आया तो हंसराज अभी भी दादी माँ यानी कि सुहासिनी मारवा के कमरे में मौजूद था। इधर धनंजय पीरामल की ये बात सुनते ही अब पंकज मारवा कहते हैं, देखिए भाई, माना कि हमसे गलती हो गई है कि हमने आयशा के साथ इतना कुछ गलत किया है, लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम गलत ही होंगे। अब पंकज की ये बात सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, पहले तुम दोनों यहाँ पर जो कहने के लिए आए हो वो कहो, बातों को इस तरह से जलेबी की तरह घुमा फिरा कर कहने का कोई फायदा नहीं है, सीधी मुद्दे की बात करो। अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब हंसराज मारवा कहता है, आज मैं आप सभी को वो सच बताना चाहता हूँ जो आप सभी को शायद पता ही नहीं है। इधर ये सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, देखो हंसराज, मैं पहले ही चेतावनी दे चुकी हूँ कि जो कहना है साफ साफ कहो, इसलिए बातों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर मत कहो। क्या कहना चाहते हो तुम। ये सुनते ही अब हंसराज मारवा अब अपने भाई धनंजय पीरामल को देखते हैं तो वहीं अब पंकज मारवा भी अब उनके बोलने का ही इंतजार कर रहा था। अब धनंजय की तरफ देखने के बाद अब हंसराज मारवा पंकज की तरफ देखते हैं और जैसे ही पंकज मारवा ने देखा कि धनंजय उसी को देख रहे हैं तो भी यहाँ पर वो हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और अब वो जिसका मतलब ये था कि अब वो उन्हें इस बात को कह देना चाहिए। या पंकज का इशारा मिलते ही हंसराज मारवा कहते हैं, जिस रात की बात आप सभी को सुधीर ने कहा था कि उस रात आयशा धनंजय भाई के साथ उस रूम में थी। अब ये सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, चुप करो हंसराज, तुम्हें सच में क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या। अरे ऐसी बात करने में अब बहुत हो गया है, क्योंकि उस रात के बारे में पहले ही हमारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए उस रात के बारे में अब मुझे ना तो कोई बात करनी है और ना ही सुननी है, और ना ही मैं ये चाहती कि उस बात का जिक्र अब फिर से मारवा हाउस में हो। इधर सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब पंकज मारवा कहते हैं, अरे माँ, भाई की पूरी बात तो सुन लीजिए ना, जब अभी तो उन्होंने बोलना शुरू किया है, एक बार आप पूरी बात तो सुनकर देखिए कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं।
वो उस वक्त जब राजीव ने भाई को छोड़ दिया था, तो वहीं मैं भाई को लेकर हमारे होटल से बाहर निकलकर उन्हें हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा था। क्योंकि उस रात जब हमने आयशा भाभी के लिए ये सब प्लान किया था, तो उस समय करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया ये दोनों ही वहां पर भाई को पीटने के लिए आ गए थे। और उस वक्त राजीव ने भाई को मारा भी था और इनको कुछ चोटें भी आई थी। लेकिन इसके बाद पंकज मारवा अब उस दिन के ख्यालों में चले जाते हैं जब राजीव हंसराज को मार रहा था और वो उसे वैसे ही छोड़कर वहां से चला गया था। और साथ के साथ उसने पंकज को कहा था कि वो अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर जाए। यहाँ पंकज मारवा भी अब, हालांकि वो नशे की हालत में था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को उठाकर उसे हॉस्टल से बाहर लेकर जाने लगता है। और अब वो हंसराज को वहीं पर बैठा कर कहता है, आप यहीं पर रुकिए भाई, मैं बस पार्किंग एरिया से गाड़ी निकाल कर लाता हूँ। इधर पंकज की ये बात सुनते ही हंसराज मारवा, जो कि अभी जख्मी थे, वो हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो वहीं अब पंकज मारवा अपनी गाड़ी के पास जाकर अब उसका लॉक खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और वो अपनी गाड़ी को एंट्रेंस गेट के पास लेकर आकर अब उस गाड़ी को वहीं पर रोक देते हैं ताकि वो भैया से हंसराज को गाड़ी में बिठा सकें। यहाँ पर गाड़ी में वहां पर रोकने के बाद अब उसके बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अब अपने भाई को पैसेंजर सीट पर बिठाकर अब वो सीट बेल्ट लगा देते हैं। और उसके बाद वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो अब अपने भाई से कहते हैं, भाई हॉस्पिटल चलें या घर, क्योंकि देखो आपको कुछ चोटें भी आई हैं, इसलिए मेरे ख्याल से अभी पहले हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। अब पंकज की इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, ऐसा करो तुम पहले घर चलो। अब इस राजीव को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही अकड़ है ना, इसका खून कुछ ज्यादा ही गर्म है। एक बार मुझे अच्छी तरह से ठीक हो जाने दो, उसके बाद तो इस राजीव को मैं अच्छी तरह से देख लूंगा। इधर अपने भाई हंसराज मारवा की ये बात सुनते ही अब पंकज मारवा कहते हैं, आर यू श्योर भाई। अब पंकज की इस बात को सुनकर अब हंसराज मारवा कहते हैं, हाँ चलो, अभी तो हम घर ही चलते हैं। यहाँ पर अब पंकज मारवा अपनी गाड़ी को हंसराज के कहे अनुसार मारवा हाउस के लिए ले लेते हैं। तो वहीं कुछ ही देर की ड्राइविंग के बाद उन्हें रास्ते में खड़ा अब एक शख्स दिखाई देता है। अब उस शख्स को देखकर अब यहाँ पर पंकज मारवा, जो कि गाड़ी चला रहे थे, वो अपनी गाड़ी को एकदम से जोर का इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे ही पंकज ने यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक लगाया तो हंसराज मारवा कहते हैं, क्या हुआ है पंकज, तुमने अचानक से ब्रेक क्यों मारा है, सब ठीक तो है ना। अब यहाँ पर हंसराज की इस बात पर पंकज मारवा कहते हैं, देखिए ना भैया, सामने कोई लड़की खड़ी हुई है। और ये सुनते ही अब हंसराज मारवा कहते हैं, किसकी मौत आई है, अरे इस वक्त किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारी गाड़ी के आगे आकर हमारी गाड़ी को रोक रही है। या अब हंसराज मारवा ने ये कहा ही था कि जो लड़की अभी उनकी गाड़ी के सामने खड़ी थी, उसने अब जमीन से एक थोड़ा सा बड़ा पत्थर उठाकर अब उनकी गाड़ी के ऊपर फेंक देती है, क्योंकि इससे पहले कि पंकज और हंसराज दोनों ही संभल पाते, तब तक उस लड़की ने इनकी गाड़ी के ऊपर वार कर दिया था। जैसे ही अब यहाँ पर उस पत्थर की वजह से इन दोनों की गाड़ी का शीशा टूट जाता है, तो यहाँ पर अब पंकज और हंसराज दोनों ही अब अपनी तरफ की गाड़ी की खिड़की को खोलकर वो दोनों अब बाहर निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि कांच टूटने की वजह से इन दोनों के ऊपर ही वो कांच के टुकड़े गिरने लगे थे, जिसकी वजह से ये जल्दी से ही दोनों खिड़की खोलकर बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर अब पंकज मारवा और हंसराज मारवा दोनों का ही गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। अब उन्हें इस लड़की के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। यहाँ पंकज मारवा अब अपने तेज कदमों से अब उस लड़की के पास जाता है। इससे पहले कि पंकज मारवा उस लड़की से कुछ भी कहता कि तभी एक जोरदार पंच अब उसके मुंह पर पड़ता है, क्योंकि पंकज मारवा अभी तक उसके पास जाकर ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ था। बोलना तो दूर की बात है, उससे पहले ही उसे एक पंच लग चुका था और उस पंच की वजह से पंकज मारवा वहां पर सीधा ही जमीन पर जाकर गिर जाता है। तो वहीं वो लड़की अभी 4 फीट हवा में उड़कर सीधा ही हंसराज मारवा की तरफ अपना एक अटैक कर देती है।
उस लड़की का हर एक वार इतना खतरनाक था कि उसके हर एक वार पर अब हंसराज मारवा की चीख निकल रही थी, क्योंकि राजीव की चोट से तो भले ही हंसराज मारवा बच गया था, लेकिन इस लड़की की हर एक वार इतना खतरनाक था कि इससे अब मानो हंसराज मारवा का बचना नामुमकिन था। या अब खुद को बचाते हुए ही अब हंसराज मारवा का हाथ अब उस लड़की के फेस पर चला जाता है, क्योंकि ये लड़की जो यहाँ पर इन दोनों की धुलाई करने के लिए आई हुई थी, ये यहाँ पर अपने फेस को कवर कर आई थी। लेकिन अभी इन दोनों की अभी हाथापाई में अभी हंसराज मारवा का हाथ अब उसे फेस कवर पर जाता है, जिससे कि वो कपड़ा जो उसने अपने चेहरे पर लगाया था वो खिसक कर नीचे हो जाता है। और जैसे ही वो उसके चेहरे से वो कपड़ा हटा तो वो चेहरा उसके सामने आता है। उसे देखकर तो हंसराज मारवा एकदम से ही हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह से निकलता है, तुम यहाँ पर कैसे आई हो। अब हंसराज की ये बात सुनते ही वो लड़की कहती है, तुम तो मेरी मौत का इंतजाम कर रहे थे ना, नाउ इट्स योर टर्न, क्योंकि तुमने जो प्लान मेरे लिए किया था वो अब तुम्हारे लिए होगा। क्योंकि देखो मैं तो अभी जिंदा हूँ, लेकिन अब बारी है तुम्हारे मरने की। और ये कहते हुए ही वो लड़की अब हंसराज के ऊपर लगातार अपने अटैक को करने लगती है।